करते होंगे, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जैसा कि आप इसके लिए ये कर सकते हैं कि जो भी आर्टिकल आपको बताए जा रहे हैं या फिर जो भी क्लास नोट्स आपको शेयर किए जा रहे हैं, आप फाइनली उसको एक A4 शीट पे पूरा नोट डाउन कर लीजिए। ओके, एक A4 शीट आप उसको एकदम छोटे छोटे एक पूरे पेज पे, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर इस पे भी डिपेंड करता है कि लास्ट टाइम में आपने कुछ रिवाइज किया कि नहीं किया। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि आप देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई एक बुक खोल के बैठे हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी कॉन्स्टिट्यूशन सबकी बुक लेके सबका बुक लेके चले जाइए, वहां आप बैठ के पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो ऐसा मैंने भी किया था अपने इंटर्न के टाइम, और ये काफी हेल्पफुल भी रहा था मेरे लिए, इसलिए मैंने सोचा शेयर कर दूं आपसे। तो आप ये कर सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जैसे आज प्रेसिडेंट पढ़ाई हो रहा है तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ऐसा तो है नहीं कि प्रेसिडेंट से काफी डीप थ्योरी पूछेगा, कुछ आर्टिकल पूछेगा कि हाँ प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल या फिर इम्पीचमेंट का कौन सा आर्टिकल है, तो उसको आप एक जगह नोट डाउन कर लें। या फिर जैसे आपको आईपीसी पढ़ाया गया तो आईपीसी में एक्टस रिया, मेंस रिया, ये सब जो भी मेन मेन इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स हैं उसको आप नोट कर लें। और आप एग्जाम देने जाने से पहले आपका पूरा एक पेपर में होना चाहिए सारे आर्टिकल, सारे जो भी इंपॉर्टेंट कमिटीज होते हैं वो सब। कल जो मैंने कमिटीज बताया वो भी कमिटीज होते हैं, और फिर ऐसे आपको अलग से भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कमिटीज याद करने पड़ेंगे, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी और भी बहुत सारे कमिटीज हैं। तो ये सब आप सबको एक पेज पे नोट कर ले, और जब आप एग्जाम देने जाए तो आप उसको रिवाइज करके जाए, तो ये काफी हेल्पफुल होता है खास करके इस एग्जाम में। ओके, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का शुरुआत कहाँ से होता है। तो पहले किसी का भी इलेक्शन से शुरुआत करेंगे, पहले तो क्वालिफिकेशन देखेंगे कि प्रेसिडेंट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल डॉल जो होता है, इनमें कौन कौन वोट करता है, क्योंकि एक आध क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनमें प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद फिर देखेंगे वीटो पावर, क्योंकि वीटो पावर से भी क्वेश्चन हमेशा आता है, प्रेसिडेंट का वीटो पावर देखेंगे। बस यही कुछ बेसिक पॉइंट है। उसके बाद फिर कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, अगर वो ऑर्डिनेंस लाते हैं तो वो ऑर्डिनेंस कितने दिनों के तक टिकेगा, मतलब कब से कब तक वो वैलिड रहेगा, कब वो एक्सपायर हो जाएगा, ये आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 52। प्रेसिडेंट का जैसा कल मैंने बताया था कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 12 to 35 है, डीपीएसपी का 36 to 51 है। तो प्रेसिडेंट का ऐसा कोई एक पार्टिकुलर सेक्शन नहीं है कि हाँ आर्टिकल 52 से 100 तक या कुछ तक है। प्रेसिडेंट के अलग अलग आर्टिकल है, उसमें और भी आर्टिकल्स मिक्स हैं। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट का आर्टिकल होता है आर्टिकल 52। उसके बाद फिर हम आते हैं कि प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट का होता है कि वो 35 ईयर्स का होना चाहिए, वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, लोकसभा के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए, 35 ईयर का होना चाहिए। और उसके बाद फिर तीसरा आता है कि वो किसी भी जो प्रॉफिटेबल पोस्ट है उसको होल्ड नहीं करना चाहिए, मीन्स वो किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे नहीं रह सकता है अगर वो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है तो। अब क्वेश्चन आता है कि आप सोचेंगे ये प्रॉफिटेबल पोस्ट और नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट क्या होता है, ऐसा पोस्ट होता है क्या जो प्रॉफिटेबल होता है, ऐसा भी होता है क्या जो नॉन प्रॉफिटेबल होता है। तो प्रॉफिटेबल पोस्ट में आता है जैसे एमपी हुआ, मिनिस्टर हुआ, एमएलए हुआ, तो ये सबको हमारे रूल के अकॉर्डिंग ये सबको हम नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट में काउंट करते हैं। वो अलग बात है कि यही सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल पोस्ट होता है, लेकिन खैर। तो जैसे अगर कोई भी आदमी किसी गवर्नमेंट जॉब में है, जैसे कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, तो वो उसे जब भी लड़ना होगा तो उसे रिजाइन करना पड़ेगा, मीन्स आप किसी भी प्रॉफिटेबल पोस्ट पे होते हुए इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, ये सब कुछ क्वालिफिकेशन है इलेक्शन की। उसके बाद फिर हम आते हैं कि कौन कौन इनमें वोट कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट और एक क्वेश्चन हमेशा आपको पूछ के एग्जाम में कंफ्यूज करेगा कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के वोटिंग में दोनों का थोड़ा बहुत चेंज है, बहुत ज्यादा चेंज है। प्रेसिडेंट के वोटिंग में क्या है, प्रेसिडेंट के वोटिंग में है कि जो भी इलेक्टेड एमपी होंगे, नॉन इलेक्टेड नहीं। हो सकता है किसी ने नहीं पढ़ा होगा इसलिए मैं बता देता हूँ, वैसे ये काफी बेसिक बातें हैं। इलेक्टेड इलेक्टेड और नॉमिनेटेड होता है, ठीक है। इलेक्टेड होते हैं जैसे कि राज्यसभा में भी कुछ इलेक्टेड एमपी होते हैं और कुछ लोग नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक वैसे ही लोकसभा में भी कुछ एंग्लो इंडियंस वगैरह होते हैं, शायद 12 पोस्ट हैं तो वो नॉमिनेटेड होते हैं। ओके, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या होगा कि जो भी सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड होंगे
वही वोट कर सकते हैं। जो नॉन इलेक्टेड होंगे, जो ऐसे अपॉइंट किए, नॉमिनेट किए गए होंगे, उनको वोटिंग राइट नहीं होता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन फाइनली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में टोटल 4 लोग वोट करते हैं। पहला पहला वोट करता है, इलेक्टेड एमपी वोट करता है। दूसरा इलेक्टेड एमएलए वोट करता है। तीसरा वोट करता है आपको दिल्ली और पुडुचेरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होता है। ये एक बात हमें ध्यान रखना होगा कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, ऐसे हमें नॉर्मली ध्यान रहता है, बहुत सारे लोग यहाँ प्रेसिडेंट के इलेक्शन में सारे लोग वोट करते हैं, इलेक्टेड एमपी एमएलए और ये क्या बोलते हैं, इलेक्टेड एमपी हो गए, एमएलए हो गए, ये लोग वोट करते हैं। लेकिन एक यहाँ पे और आता है कि दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो भी वोट करते हैं इसमें, क्योंकि बाकी अदर यूनियन टेरिटोरी को अलाउ नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट करना। तो ये सब कुछ पॉइंट है। मैं आपके साथ स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ। ये जैसे आज सुबह मैंने कल के क्लास का क्लास नोट शेयर किया था, ये ठीक वैसे ही आज के क्लास का क्लास नोट है। देखिए इसमें सबसे पहला आर्टिकल है प्रेसिडेंट का, आर्टिकल 52। और क्वालिफिकेशन में क्या क्या है, वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए, तो ये तो कॉमन सी बात है, ये बताने वाली कोई बात नहीं कि इंडियन सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद एज 35 ईयर होना चाहिए। शशांक जी, स्क्रीन आ रहा है प्रॉपर? हेलो? हाँ, स्क्रीन शो हो रही है। अच्छा, हेलो। स्क्रीन शो हो रहा है ना? हाँ हाँ। ओके ओके। तो पहला ये था कि इंडियन सिटीजन होनी चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया। उसका दूसरा है कि ही या सी शुड बी क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। ओके। और चौथी बात ये है, ही शुड नॉट बी होल्डिंग एनी पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद इसमें मैंने इसमें लिख रखा है, आप देख पाएंगे। नॉन प्रॉफिटेबल पोस्ट क्या क्या है, तो मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, एमएलसी, ईटीसी। उसके बाद हम आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज पे। ये जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल हम आपको एक बार लास्ट में भी सारे आर्टिकल एक साथ बता देंगे। ओके। उसके बाद हम आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज पे। तो इलेक्टोरल कॉलेज में मैंने बताया मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, या मैंने ब्रैकेट में इलेक्टेड डाला हुआ, ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जब आप इम्पीचमेंट पे आएंगे तो ये चीज चेंज हो जाएगा। ठीक है, इम्पीचमेंट के टाइम इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों आएंगे। तो इससे क्वेश्चन आता है बहुत बार, आपको ये लगेगा कि हाँ ठीक है, जिसने वोट किया इम्पीचमेंट में भी वोट करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। जब इम्पीचमेंट की बारी आती है तो ये प्रोसीजर यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो यहाँ क्या है, मेंबर ऑफ लोकसभा इलेक्टेड, राज्यसभा इलेक्टेड, मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके। एंड स्टेट असेंबली, जितने भी स्टेट असेंबली से इलेक्टेड मेंबर हैं वो वोट करेंगे। उसके बाद हम आते हैं कि प्रेसिडेंट का रिमूवल का, कि प्रेसिडेंट को रिमूव कैसे कैसे करेंगे। तो एक तो सबसे पहले जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, प्रेसिडेंट का टेन्योर 5 साल का होता है, ये तो सबको पता होगा। इनका टेन्योर 5 साल का होता है। जब इनका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा तब ये रिमूव हो जाएंगे। और दूसरा है कि इम्पीचमेंट। तो इम्पीचमेंट में भी है कि जैसे अदर ऑफिसर का या फिर बहुत सारे पोस्ट हैं, तो उनका है कि हाँ इम्पीचमेंट में कौन कौन से रूल के अकॉर्डिंग इम्पीचमेंट किया जा सकता है। तो प्रेसिडेंट का क्या है कि जब तक वो कोई ऐसा काम नहीं करते, जब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन नहीं करते हैं, तब तक उनको इम्पीचमेंट नहीं किया जा सकता, मतलब नहीं हटाया जा सकता है। प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ तभी हटाया जाएगा, उनके अगेंस्ट इम्पीचमेंट तभी लाया जाएगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करेंगे। ओके। अब रही बात कि इम्पीचमेंट में कौन कौन से लोग, इम्पीचमेंट कैसे कैसे होगा और क्या होगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इम्पीचमेंट में एक स्पेशल मेजोरिटी, जैसे कि ठीक हमारा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है या फिर कोई एक्ट लाया जाता है, तो उसमें इसके बाद मैं मेजोरिटी के बारे में बताऊंगा। तो ठीक वैसे ही इम्पीचमेंट में भी स्पेशल मेजोरिटी से ये पास किया जाता है उनके इम्पीचमेंट का जो भी रूल होता है। और उसके बाद मेंबर्स ऑफ लोकसभा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ये दोनों वोट करते हैं। और इनकी जो इम्पीचमेंट की प्रोसेस होती है, तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले
14 दिन का टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है, बिफोर स्टार्टिंग द इम्पीचमेंट प्रोसेस 14 डेज गिवन टू प्रेसिडेंट फॉर डिफेंडिंग हिमसेल्फ। तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले, और भी बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिनमें कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उन्हें एक नोटिस दिया जाता है कि हाँ आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा एक्शन लिया जा रहा है, तो आपको जो भी अपने बचाव में कहना हो या जो भी बताना हो आप बता सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के केस में क्या है, एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हाँ इम्पीचमेंट के टाइम प्रेसिडेंट को कितने दिन पहले प्रायर नोटिस दिया जाता है, तो 14 दिन पहले नोटिस दिया जाता है। ओके, उसके बाद आता है कि मैंने यहाँ पे बताया स्पेशल मेजोरिटी। तो अब क्वेश्चन आता है, ये मेजोरिटी तो अलग से आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड कर दिया कि ताकि आपको ये पता रहे अभी कि हाँ मेजोरिटी कैसे कैसे होता है और क्या होता है। तो मेजोरिटी में बहुत बार आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि जनरली लोगों के ध्यान में ये रहता है कि एक सिंपल मेजोरिटी होता है, एक स्पेशल मेजोरिटी होता है। लेकिन मेजोरिटी में जिन्होंने भी थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ा होगा उन्हें ध्यान होगा कि एक सिंपल मेजोरिटी होता है जिसमें कि मिनिमम 10% लोग प्रेजेंट होने चाहिए। सिंपल मेजोरिटी में भी ऐसा नहीं है कि हाँ जितने भी लोग प्रेजेंट है उतने ही कर देंगे, मिनिमम 10% प्रेजेंस होना ही चाहिए हाउस में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 10% प्रेजेंस होना चाहिए सिंपल मेजोरिटी में भी। ओके, और स्पेशल मेजोरिटी के केस में क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी दो तरह का होता है। स्पेशल मेजोरिटी में भी एक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ये करता है, जिसमें कि स्टेट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि किसी भी हाउस के 2/3 मेंबर जो होंगे वो उस दिन प्रेजेंट होंगे और वोट करेंगे। ठीक है, और स्पेशल मेजोरिटी में ही एक दूसरा मेजोरिटी है जिसमें कि पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें क्या होता है, ये स्पेशल मेजोरिटी में क्या होता है कि बहुत बार जैसे कि स्टेट को इसलिए इन्वॉल्व किया जाता है कि कोई मैटर ऐसा होता है जो कि पूरे देश का होता है, जिससे कि बाकी स्टेट पे भी काफी डीप इफेक्ट पड़े, वैसे किसी बड़े बिल में इन्हें इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये तो है कि हाँ मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल मेजोरिटी ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट असेंबली, कि सारे स्टेट को इन्वॉल्व किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देना है हमें ये है कि इसमें बाई स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, जैसे मैंने स्पेशल मेजोरिटी बताया ऊपर में कि 2/3 मेंबर दोनों हाउस के इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ जो नीचे स्पेशल मेजोरिटी है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जा रही है, तो यहाँ पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनकी तो स्पेशल मेजोरिटी ही चाहिए, लेकिन जो स्टेट असेंबली के मेंबर हैं उनकी सिंपल मेजोरिटी से भी बिल पास हो जाएगा। लेकिन उनकी सिंपल मेजोरिटी कैसी होगी, उनकी सिंपल मेजोरिटी ये ऐसी नहीं होगी सिर्फ 10% लोगों से पास हो जाएगा। उनकी सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा कि मिनिमम जितने भी स्टेट हैं उसमें से आधे स्टेट को बिल पास करना होगा। ओके, तो ये है स्पेशल मेजोरिटी जिसमें कि पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम आते हैं कि आर्टिकल 111, ये है एसेंट टू बिल्स पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कि बिल्स को कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट के एसेंट के पास नहीं होता है। ओके, और एक यहाँ पे मैंने स्टेट का ये आर्टिकल है आर्टिकल 201, लेकिन इंक्लूड कर दिया है कि जब भी स्टेट में आर्टिकल 200 होता है जिसमें कि गवर्नर बिल पास करते हैं, लेकिन अगर जब मैं स्टेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आर्टिकल 200 में वैसे सिर्फ यही है कि वहां गवर्नर बिल को पास करते हैं, ठीक जैसे आर्टिकल 111 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट किसी भी बिल को पास करते हैं, वैसे ही आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट किसी बिल को एसेंट देते हैं, पास करते हैं। ओके, उसके बाद हम आते हैं कि तो फिर 201 क्या है। 201 है कि अगर किसी खास बिल में गवर्नर को ऐसा लगता है, किसी भी स्टेट के गवर्नर को ऐसा लगता है कि हाँ इसमें प्रेसिडेंट से सलाह लेनी चाहिए, तो वो उस बिल को रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट से सलाह लेने के लिए। तो ये हमारा आता है आर्टिकल 201 में, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को भी यहाँ इंक्लूड कर दिया ताकि ये स्किप ना हो जाए। उसके बाद हम आते हैं वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट। तो फॉरेन में टोटल 4 वीटो पावर होते हैं, लेकिन हमारे कंट्री में सिर्फ 3 ही वीटो पावर है। हमारे यहाँ है एब्सोल्यूट वीटो पावर, सस्पेंसिव वीटो पावर, पॉकेट वीटो पावर। तो देखिए वीटो पावर से भी क्वेश्चन ज्यादातर एक क्वेश्चन आता ही है, लेकिन वीटो पावर को याद कैसे कैसे रखना है। एब्सोल्यूट का मतलब ही हो गया कि हाँ पूर्णतः, तो इसमें क्या है कि एब्सोल्यूट वीटो पावर का फुल पावर ऑन बिल, मतलब प्रेसिडेंट के ही डिसीजन पे होगा कि हाँ अगर वो चाहे तो उसका पूरा पावर है उस बिल पे, वो चाहे तो उसको रखे, चाहे तो रिजेक्ट कर दे, चाहे तो रिटर्न कर दे। ठीक है,
तो उस केस में एब्सोल्यूट वीटो पावर सिर्फ सारे बिल पे ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको एब्सोल्यूट वीटो पावर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक अलग से चार्ट प्रोवाइड करूंगा, इसमें कि आपको लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट का, तीनों का मैं इन्वॉल्व करके ये दिया रहेगा कि किस किस बिल पे लोकसभा का कितना राइट होता है, किस बिल पे राज्यसभा का कितना राइट होता है, और प्रेसिडेंट किस में वीटो पावर का यूज कर सकते हैं, किस में वीटो पावर का यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये चार्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो एक होता है कि उसमें आपको एब्सोल्यूट वीटो पावर में कि प्रेसिडेंट को फुल पावर होता है डिसीजन लेने का। उसके बाद आता है सस्पेंसिव वीटो पावर। सस्पेंसिव वीटो पावर में ये होता है कि प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को रिटर्न कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, तो प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को रिटर्न कर सकता है। तो उसे हम बोलते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। ओके, उसके बाद आता है पॉकेट वीटो पावर। तो पॉकेट वीटो पावर को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका मतलब ही हुआ कि आपने प्रेसिडेंट के पास कुछ भेजा, आपने मुझे कुछ दिया, ठीक है, मैंने उसको लेके रख लिया, मैंने कुछ नहीं बोला, ना मैंने हाँ बोला ना मैंने ना बोला। तो ठीक वैसे ही प्रेसिडेंट के पास कोई बिल गया और प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने उस बिल को ना ही रिजेक्ट किया ना ही रिटर्न किया, प्रेसिडेंट ने उस बिल को सिर्फ अपने पास रख लिया, प्रेसिडेंट उस पर कोई रिप्लाई नहीं करेंगे, प्रेसिडेंट ने अपने पॉकेट में रख लिया। तो इसको हम पॉकेट वीटो पावर बोलते हैं। इसका ऑफिशियल नेम भी यही है, पॉकेट वीटो पावर। तो इसमें क्या है, डज नॉट रिप्लाई, इसमें प्रेसिडेंट रिप्लाई नहीं करते हैं। ये हमारे 3 वीटो पावर हो गए। उसके बाद फिर हम आते हैं कि प्रेसिडेंट का एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 123 कि कौन से केसेज में प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस ला सकते हैं, कोई बिल पास कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन मेक ए लॉ बाई ऑर्डिनेंस। जब भी पार्लियामेंट नहीं रहेगा, मीन्स पार्लियामेंट किसी वजह से स्थगित रहेगा या फिर सरकार गिर जाएगी। अच्छा, पार्लियामेंट की बात आई तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि कभी भी प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सुनिएगा कि प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर होता है। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो जो भी मेजोरिटी पार्टी होती है वो इलेक्ट करती है। तो प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर कोई नहीं होता है, सरकार का टेन्योर होता है 5 साल का, वो उससे पहले भी सरकार गिर सकती है। तो इसीलिए प्राइम मिनिस्टर का कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता है। तो ठीक वैसे ही जब कभी सरकार गिर गई या फिर किसी वजह से अभी इलेक्शन होने हैं तब तक कुछ हो गया, तो वैसे केसेस में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो आर्टिकल 123 के अकॉर्डिंग कोई भी लॉ ला सकते हैं। उसके बाद रही बात कि अगर वो लॉ लाते हैं तो उस लॉ की वैलिडिटी कितनी, तो उस लॉ की वैलिडिटी होगी 6 वीक्स। और जब भी आपको सेशन बैठेगा तो 6 हफ्ते के अंदर उस लॉ को पास करना होता है, ठीक है। और इस पे क्वेश्चन आता है कि इसकी टोटल वैलिडिटी कितनी होती है, तो वो 6 मंथ्स एंड 6 वीक्स होती है। देयर आर 3 सिचुएशन इन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन प्रेसिडेंट कैन मेक ए लॉ बाय ऑर्डिनेंस। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 सिचुएशन होता है जब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाते हैं। तो ये 3 सिचुएशन कौन कौन से होते हैं, एक तो आप सबको पता होगा कि इमरजेंसी होता है, जनरली सबको ये भी पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी होता है, स्टेट इमरजेंसी होता है, और एक और तीसरा इमरजेंसी होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि हमारे देश में आज तक नहीं लगा है, वो भी अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो कौन कौन से 3 सिचुएशन है जिनमें प्रेसिडेंट आर्टिकल 123 का यूज कर सकते हैं। तो पहला है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है नेशनल इमरजेंसी, दूसरा है एब्सेंस ऑफ ए सेशन, और तीसरा है प्रेसिडेंट रूल। अब यहाँ आप सोचेंगे कि एक तो अगर किसी ने पढ़ा हुआ तो वो ये सोचेंगे कि हाँ ठीक है, एक तो मुझे पता है कि 352 होता है नेशनल का, 356 होता है स्टेट का, 360 होता है फाइनेंशियल का। तो ये प्रेसिडेंट रूल यहाँ क्लियरली स्टेट इमरजेंसी क्यों नहीं लिख दिया गया है, तो वो अभी आगे मेंशन है, वो आपको पता चलेगा। तो इमरजेंसी में क्या होता है, पहला होता है नेशनल इमरजेंसी। अब नेशनल इमरजेंसी किस किस केसेज में लगता है, तो नेशनल इमरजेंसी में 3 पॉइंट है। पहला है वार, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। अगर कभी भी किसी देश से हमारा युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान से, चाइना से, किसी से भी, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी लग सकता है। ओके, और दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन, की अगर जैसे किसी देश से किसी भी तरह का बाहरी कुछ एग्रेशन है या फिर दबाव है, या फिर जैसे अभी होता है बहुत बार कि चाइना से उससे लड़ाई हो जाए, तो ऐसे केस में अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इमरजेंसी लगा सकते हैं। और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन से एक क्वेश्चन बनता है
कि आर्म रिबेलियन जो वर्ड है, पहले एक वर्ड हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस का काफी निगेटिव इम्पैक्ट आता था कि हमारे देश की आंतरिक स्थिति खराब है, इस वजह से हमें इमरजेंसी लगाना पड़ा। तो हमने क्या किया कि जो इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड था उसको रिप्लेस कर दिया, और वहां पे अमेंड करके 44th अमेंडमेंट 1978 में हमने वहां पे ला दिया आर्म्ड रिबेलियन वर्ड ला दिया कि हाँ आर्म्ड रिबेलियन हो गया। ओके, उसके बाद आते हैं कि नेशनल इमरजेंसी कब कब लगा था। तो पहली बार नेशनल इमरजेंसी लगा था 1962 में, दूसरी बार लगा था 1965 में, और तीसरी बार नेशनल इमरजेंसी लगा था 1975 में। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी आज तक बस 3 बार ही लगा था। और उसके बाद आते हैं हम स्टेट इमरजेंसी पे। स्टेट इमरजेंसी में क्या है, स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है 356। अभी मैंने बताया कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल पूछेंगे, अगर पूछता है तो आप 356 लिखेंगे। बट अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि इन एब्सेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल प्रेसिडेंट रूल इज अप्लाइड ऑन स्टेट या फिर कुछ भी, तो वहां आप आर्टिकल 356 नहीं लिखेंगे, आर्टिकल 365 लिखेंगे। या मैंने मेंशन किया हुआ है प्रेसिडेंट रूल में सिर्फ एक 356 नहीं आता, 2 आर्टिकल आते हैं। मैंने यहाँ पे बताया था सबसे ऊपर में नेशनल इमरजेंसी, एब्सेंस ऑफ सेशन और प्रेसिडेंट रूल 3 कंडीशन बताया था। तो उसमें मैंने बताया था यहाँ पे मैंने स्टेट इमरजेंसी नहीं लिखे, प्रेसिडेंट रूल क्यों लिखा है। तो प्रेसिडेंट रूल इसलिए लिखा है कि प्रेसिडेंट रूल में 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 356 आता है और आर्टिकल 365 आता है। अब है कि आर्टिकल 356 कब लगता है, तो आर्टिकल 356 तब लगता है नॉट फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। जब कोई स्टेट की सरकार, जैसे बहुत बार आप देखेंगे कि वेस्ट बंगाल की सरकार में और सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार में कंफ्लिक्ट हो जाता है किसी किसी मुद्दे पे, तो वैसे केसेज में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, या फिर अगर जब बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब रहेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आर्टिकल 356 को अप्लाई करके स्टेट इमरजेंसी लगा सकती है। उसके बाद आता है आर्टिकल 365। तो अब आर्टिकल 365 कब लगता है, तो आर्टिकल 365 तब लगेगा जब इन एब्सेंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, जब हो सकता है बहुत बार ऐसा होता है कि कोई एक मेजोरिटी पार्टी का इलेक्शन में जीत नहीं हो पाता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार बनाते बनाते ऐसा होता है कि किसी का सरकार नहीं बन पाता है। ठीक है, या फिर अगर किसी भी कारण से, अगर किसी भी कारण से ऐसा है कि सरकार नहीं बन पाया या फिर सरकार अचानक से गिर गई, तो उस समय आपको आर्टिकल 365 अप्लाई होता है और वो प्रेसिडेंट रूल लग जाता है उस स्टेट में। ठीक है, यही दोनों अंतर है आर्टिकल 356 में और आर्टिकल 365 में। तो इसलिए जब भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा हमें पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। उसके बाद हम आते हैं सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि सेशंस ऑफ पार्लियामेंट में है, यहाँ पे पार्लियामेंट का सेशन मैंने इसलिए यूज किया है कि यहाँ पे ऊपर में भी वर्ड आया था कि यहाँ पार्लियामेंट कब कब सेशन में रहता है, कब कब नहीं रहता है, तो इसलिए कब कब सेशन में रहेगा नहीं रहेगा। और फिर ये भी था एक टर्म अभी मैंने ऊपर में यूज किया था कि हाँ 6 महीने और 6 हफ्ते का तो वो होता है प्रेसिडेंट जो बिल ऑर्डिनेंस लाते हैं, और उसके बाद 6 महीने से ज्यादा नहीं होने चाहिए पार्लियामेंट के सेशन में गैप। ठीक है, तो पार्लियामेंट का सेशन यहाँ पे है। सबसे पहला सेशन देखेंगे, पार्लियामेंट के टोटल 3 सेशन होते हैं। पार्लियामेंट में पहला सेशन होता है बजट सेशन। बजट सेशन शुरू होता है आपको फरवरी से मार्च तक। दूसरा आता है मानसून सेशन। मानसून सेशन में आपको होता है जून से सितंबर तक। तीसरा आता है विंटर सेशन। विंटर सेशन होता है दिसंबर से जनवरी तक। बजट सेशन में आप जनरली देखिए बजट हमारा जब भी पेश होता है फरवरी में पेश होता है। तो पहला हमारा कौन सा है, फरवरी से मार्च। इसको हम ऐसे याद रखेंगे कि फरवरी से मार्च तक जो है सबसे पहला सेशन हो जाएगा, क्योंकि ये साल का स्टार्टिंग भी है और सबसे पहले जब साल के स्टार्टिंग में बजट आएगा तब तो आगे का काम होगा। तो इसलिए हम ऐसे ध्यान में रखेंगे याद रखने के लिए कि हाँ बजट सेशन कब आता है, तो बजट सेशन जाहिर सी बात है सबसे पहले हमें पैसा दिया जाएगा तब तो हम कोई काम करेंगे। तो ठीक वैसे ही हम इसे याद रखेंगे कि बजट सेशन जो है सबसे स्टार्टिंग में आता है। तो बजट सेशन का सेशन क्या है, वो फरवरी से मार्च तक होता है। उसके बाद मानसून के सीजन में है, तो मानसून के सीजन में जून से सितंबर तक मानसून सेशन बीच में रहेगा। उसके बाद विंटर, ये तो नाम से ही पता चल रहा है कि दिसंबर, तो विंटर सेशन का क्या है, ये सिर्फ दिसंबर से जनवरी तक होता है। तो मानसून और विंटर ये तो नाम से पता चल जाएगा कि हाँ ये कब कब आता होगा। और बजट को आपको ध्यान में रखना है, बजट फरवरी टू मार्च में आता है। ओके, उसके बाद आते हैं कि प्रेसिडेंट के और क्या क्या लेजिस्लेटिव फंक्शंस हैं। तो प्रेसिडेंट के लेजिस्लेटिव फंक्शन ये है कि ही इशू समन टू एमपी एट बिगिनिंग ऑफ एवरी सेशन।
जब भी किसी सेशन की शुरुआत होगी, ठीक है, जब भी किसी सेशन की शुरुआत होगी तो वो सम्मान करते हैं, मतलब कि एक तरह से ये कह सकते हैं ग्रीट करते हैं सारे एमपीज को। ओके, उसके बाद आता है कि ऐसे बहुत सारे, जब पार्लियामेंट को डिटेल में पढ़ाऊंगा तो ऐसे बहुत सारे पार्लियामेंट मोशन होते हैं। उसके बाद फिर एक आता है कि जब सेशन खत्म होता है तो ही ends एवरी सेशन बाय द प्रोरोगेशन मोशन, तो फिर वो प्रोरोगेशन मोशन ये करते हैं प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है तीसरा, फॉर ए न्यू गवर्नमेंट ही गिव्स सिटीजंस थैंक्स मोशंस टू इलेक्ट न्यू गवर्नमेंट। तो इसमें आपको वर्ड कौन कौन से ध्यान में रखते हैं, एक सम्मन, एक प्रोरोगेशन मोशन, एक थैंक्स मोशन। ये कौन सा मोशन कब आता है, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ प्रोरोगेशन मोशन कब आता है या फिर क्या होता है। तो प्रोरोगेशन मोशन जब सेशन इंड होता है तब होता है। समन प्रेसिडेंट कब करते हैं इम्पीच को, जब सेशन शुरू होता है। उसके बाद फिर आता है कि थैंक्स मोशन कब देते हैं, तो थैंक्स मोशन हर सेशन के स्टार्टिंग या इनमें नहीं देते। थैंक्स मोशन जब 5 साल के बाद नई सरकार आती है तभी सिर्फ एक बार थैंक्स मोशन देते हैं। फॉर ए न्यू गवर्नमेंट ही गिव्स सिटीजन थैंक्स मोशन टू इलेक्ट न्यू गवर्नमेंट, सिटीजन को थैंक्स मोशन देते हैं नई सरकार चुनने के लिए। उसके बाद आते हैं, ये तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस कुछ हो गए प्रेसिडेंट के। उसके बाद आते हैं कि इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या क्या है। तो हमारे यहाँ क्या है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे लेजिस्लेचर के भी पार्ट है और एग्जीक्यूटिव के भी पार्ट है। और सबसे पहली बात है कि जैसे जो टर्म पार्लियामेंट यूज होता है, तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि पार्लियामेंट में आता क्या क्या है। तो पार्लियामेंट में हमारा ऐसा नहीं है कि बस लोकसभा राज्यसभा आता है, क्योंकि वैसे तो ये काफी बेसिक क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कभी कभी पूछता है कि व्हाट इंक्लूड्स पार्लियामेंट, या इसको और भी दूसरे लैंग्वेज में थोड़ा सा लैंग्वेज पेचीदा करके ये पूछता है। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि पार्लियामेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा आ गया। पार्लियामेंट में ये होता है कि जब भी आपको पूछा जाए कि पार्लियामेंट में टोटल क्या क्या होता है, तो पार्लियामेंट में आपको प्रेसिडेंट, राज्यसभा, लोकसभा तीनों मिलके पार्लियामेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो पार्लियामेंट में तीनों आते हैं। तो प्रेसिडेंट का क्या है कि ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ये मैंने अभी बताया प्रेसिडेंट का कि हाँ वो सम्मन करते हैं, फिर प्रोरोगेशन मोशन, थैंक्स मोशन। उसके बाद फिर आते हैं एग्जीक्यूटिव फंक्शन, क्योंकि एग्जीक्यूटिव फंक्शंस भी प्रेसिडेंट के बहुत सारे, हमारे देश में जो कुछ भी होता है, जो भी लॉ पास होता है या फिर जो भी ट्रीटी होता है, वो सब पे प्रेसिडेंट का साइन होता है। ठीक है, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर फॉर्मली टेकन। हमारे गवर्नमेंट का जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होता है, ठीक है, तो वो क्या है कि प्रेसिडेंट के नाम से ही उसको ये किया जाता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को जो है हेड माने जाते हैं। मैंने कल बताया था प्रेसिडेंट इज नॉमिनल हेड ऑफ इंडिया, नॉमिनल हेड या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव हेड भी इसीलिए इनको बोला जाता है, क्योंकि हमारे एग्जीक्यूटिव के, हमारे यूनियन इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड भी जो है वो प्रेसिडेंट ही होते हैं। तो इससे जो भी बिल पास होगा, जो भी नया कानून आएगा, सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से ही आता है और प्रेसिडेंट का साइन रहता है उस पर। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर्स एंड हेड ऑफ द अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, किसी मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट करना या फिर जो भी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। तो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से, तो जैसे हेड ऑफ यूपीएससी, जैसे कि यूपीएससी का भी आपको आगे यूपीएससी वगैरह के बारे में बताया जाएगा, यूपीएससी, इलेक्शन कमीशन, ये सब अभी पढ़ाया जाएगा आगे सिलेबस में। तो जो भी हेड होते हैं यूपीएससी के, इलेक्शन कमीशन के, सीएजी का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सीएजी का भी छोटा सा पार्ट आपको पढ़ना होगा। सीएजी का आर्टिकल होता है 148। ओके, उसके बाद जो भी मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी होते हैं। अच्छा, मेंबर्स ऑफ एनएचआरसी यहाँ आया तो मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, वैसे सुप्रीम कोर्ट पढ़ाते टाइम भी ये बताऊंगा अलग से, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट की, उसका एक क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज जब रिटायर्ड होते हैं तो वो और कौन कौन से पोस्ट पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो सिर्फ एक एनएचआरसी है, एनएचआरसी के जो हेड होते हैं वो हमेशा सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही होते हैं। तो जो भी रिटायर्ड सीजीआई होते हैं, तो एनएचआरसी का क्या है कि इसमें वो ज्वाइन करते हैं और इसमें रिटायरमेंट की एज जो उनकी होती है वो 65 ईयर्स के जब होते हैं तब तो वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर करते हैं। हाई कोर्ट के जज के रिटायरमेंट का एज होता है 62 ईयर्स। हाई कोर्ट के जज का 62 है, सुप्रीम कोर्ट का 65 है। और एनएचआरसी में क्या है कि जब वो एनएचआरसी ज्वाइन करेंगे तब वो जब 70 ईयर्स के हो जाएंगे तब वो एनएचआरसी से रिटायर करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जज जो होते हैं वो फिर और किसी भी इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। उसके बाद आता है मेंबर ऑफ सीबीसी ईटीसी। ओके,
सीवीसी मीन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो ऐसे करके ये जो भी मतलब एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशन है, एक मैं और दो आपको लिस्ट भेजूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, शायद मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा क्लास खत्म होने के बाद। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी आता है कि हाँ जैसे कोई ये है कि हाँ इलेक्शन कमीशन है या फिर सीएजी है, तो ऐसे करके बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये सब तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो ऐसे करके बहुत सारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन आता है कि हाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है तो ये स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो मैं पूरा एक लिस्ट आपको भेजूंगा इन दोनों का। ओके। उसके बाद जो भी अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, एम्बेसडर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ये होता है, ये सबको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ये सारे इनके प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव फंक्शन में आते हैं। उसके बाद तीसरा है अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। यहाँ पे स्पेशली हाई कोर्ट जजेस का इसलिए मेंशन किया गया क्योंकि हाई कोर्ट जजेस का जो अपॉइंटमेंट होता है वो सीजीआई के कंसल्टेशन के साथ, और मेनली उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। ठीक है। तो अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेज विद द कंसल्टेशन ऑफ सीजीआई एंड गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व होते हैं। सीजीआई इन्वॉल्व होंगे, एक उस स्टेट के गवर्नर इन्वॉल्व होंगे और प्रेसिडेंट इन्वॉल्व होंगे। टोटल 3 लोग इसमें हाई कोर्ट के जज के अपॉइंटमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन 3 लोग इन्वॉल्व जरूर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हाँ सीजीआई के नाम से होगा या फिर उस स्टेट के गवर्नर के नाम से होगा। वो जो भी होगा प्रेसिडेंट के नाम से होगा। जब तक बात डिस्ट्रिक्ट तक रहती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है, तो वो सब कुछ गवर्नर के नाम से होता है। लेकिन जब भी बात हाई कोर्ट जाती है तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट जो है वो किसके नाम से होगा, तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। हाई कोर्ट में और भी जो भी अदर जजेज होते हैं उनका भी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ही करते हैं। ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, जो अदर जजेज है हाई कोर्ट के उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। उसके बाद ऑल द ट्रीटी, प्रोटोकॉल, डिक्लेरेशन ऑफ वार एंड एग्रीमेंट आर डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी मैंने बताया था कि जो भी ट्रीटीज होते हैं या फिर जो भी जैसे होता है कि हाँ हमें युद्ध लड़ना है पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ, तो वो सब प्रेसिडेंट की सहमति से ही होता है। ठीक है। डिक्लेरेशन ऑफ वार एंड एग्रीमेंट, प्रोटोकॉल्स या फिर जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये सब कुछ प्रेसिडेंट के नाम से ही होता है। बस प्रेसिडेंट में यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, फिर मैं एक बार सारे आर्टिकल बताऊंगा। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। ये तो सिंपल सा पहला आर्टिकल है, ये तो भूलना भी नहीं चाहिए। आर्टिकल 52 प्रेसिडेंट का। उसके बाद आता है, ये सिर्फ 7-8 जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद फिर सारे आर्टिकल भी मैं एक एक बार अभी डिस्क्राइब कर दूंगा। सबसे पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। उसके बाद आता है कि जनरली देखिए, जनरली क्वेश्चन किससे पूछता है, आपको क्वालिफिकेशन से नहीं पूछेगा। क्वालिफिकेशन का आर्टिकल जल्दी नहीं पूछता है, मैंने ये मेंशन कर दिया नोट्स बनाते हैं आर्टिकल 58, लेकिन क्वालिफिकेशन का आर्टिकल नहीं पूछेगा। जनरली आपको एक तो इम्पीचमेंट का आर्टिकल पूछता है, रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये आर्टिकल 61 ये ध्यान में रखना होता है। फिर आपको आर्टिकल 74, 75 ये सब कुछ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो कि जिससे कि क्वेश्चन ज्यादातर आता है। आर्टिकल जैसे कि आर्टिकल 74 है कि प्रेसिडेंट जो भी हमारा मिनिस्ट्री होता है, सेंट्रल मिनिस्ट्री, तो उससे एडवाइस ले सकते हैं, उसका आर्टिकल है आर्टिकल 74। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खैर हम एक बार देखते चलते हैं सबको। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 52। उसके बाद फिर इनके इलेक्शन से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 54। उसका रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 61। उसके बाद फिर आता है आर्टिकल 111। ये अभी मैंने बताया ही था कि प्रेसिडेंट किसी बिल को एसेंट देते हैं, तो एक ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए मैं चार्ट भी अलग से आपको प्रोवाइड कर दूंगा कि हाँ किस बिल पे किसका कितना ये डिसीजन लेने का होता है। वैसे उतना डीप पूछता नहीं है। उसके बाद आता है आर्टिकल 201। आर्टिकल 201 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने मेंशन कर दिया क्योंकि क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं, शायद पूछ दे। उसके बाद फिर आते हैं एक आर्टिकल 123 काफी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 123। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इससे जनरली क्वेश्चन आ ही जाते हैं। पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेज। ओके। उसके बाद फिर आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 के ये जो मोशन वगैरह है इनसे क्वेश्चन आते हैं। स्पेशली आर्टिकल 85 को पकड़ के क्वेश्चन नहीं किया जाता है। खैर हमें ध्यान में रखना है ये कुछ आर्टिकल। उसके बाद एक बार हम प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल हैं सारे आर्टिकल को देख लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल है हमारा
द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 52। उसके बाद दूसरा आर्टिकल है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, जो भी एग्जीक्यूटिव से रिलेटेड या फिर क्या क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, तो ये सब आर्टिकल 53 में डिस्क्राइब किया गया है। उसके बाद आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 54 है हमारा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जिसमें कि अभी मैंने इलेक्टोरल कॉलेज वगैरह का भी बताया था। उसके बाद आता है आपको मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आर्टिकल 52, 54। उसके बाद फिर आपको टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इससे भी क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। उसके बाद फिर आपको टर्म ऑफ ऑफिस तो सबको पता ही है कि 5 साल का होता है, तो इसमें और कुछ खास क्वेश्चन नहीं आते हैं। उसके बाद है कि प्रेसिडेंट एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, कि हाँ एक बार जो प्रेसिडेंट रह गया वो फिर से एलिजिबल है कि नहीं प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, तो हाँ वो बिल्कुल एलिजिबल है। भारत में रूल है कि हाँ एक बार जो प्रेसिडेंट रह गया वो दोबारा भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकता है, तो हाँ वो एलिजिबल है। आर्टिकल 57 है एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन का भी मैंने बताया था, आर्टिकल 58। उसके बाद आता है कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, कि प्रेसिडेंट के ऑफिस के क्या क्या कंडीशन है, तो ये कुछ खास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट का जो भी ओथ होता है, अफर्मेशन होता है, तो उससे रिलेटेड मतलब इस शपथ लेना, उससे रिलेटेड आर्टिकल है आर्टिकल 60। यहाँ पे फिर मैं बता रहा हूँ आर्टिकल 61 से क्वेश्चन आता है कि हाँ प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, की प्रेसिडेंट को कैसे कैसे हटाया जाता है। अभी मैंने बताया भी था कि इम्पीचमेंट में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो इम्पीचमेंट में मैंने क्या बताया था कि जब भी इनको इलेक्ट करना होगा तो फिर सिर्फ और सिर्फ जो इलेक्टेड लोग होंगे वही ये पार्टिसिपेट करेंगे इनको वोट करने के लिए। लेकिन जब इनके इम्पीचमेंट की बारी आएगी तो इम्पीचमेंट में आपको इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आते हैं आर्टिकल 61 के इम्पीचमेंट का टाइम। उसके बाद आर्टिकल 62 टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 62 से भी क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आर्टिकल 65 एक आपका इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, इससे आता भी है वाइस की कौन कौन से कंडीशन में वाइस प्रेसिडेंट जो है किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग एज ए प्रेसिडेंट एक्ट कर सकते हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, तो जब भी प्रेसिडेंट कभी अगर कंट्री से बाहर रहते हैं, और तो प्रेसिडेंट का सबसे पहले मैं बता दूं, ये मैं बताना भूल गया था कि प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा रूल बनाया गया कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी वैकेंट नहीं रह सकता है। इसमें एक और काफी इंपॉर्टेंट नेम है जस्टिस मैं पहुंचूंगा वहां, कि प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो किसी भी केस में एम्प्टी नहीं रह सकता, वैकेंट नहीं रहेगा। अगर प्रेसिडेंट है तो ठीक है, अगर प्रेसिडेंट की सडनली डेथ हो जाती है या फिर किसी और रीजन से प्रेसिडेंट एब्सेंट है और ऑफिस अगर वैकेंट है, तो ठीक वैसे ही जैसे ऑफिस वैकेंट होगा वहाँ वाइस प्रेसिडेंट आके ज्वाइन करेंगे। और अगर किसी केस में ऐसा हुआ, जैसे कि हमारे देश में एक बार ऐसा हुआ भी था कि शायद जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे उनकी डेथ हो गई थी और वाइस प्रेसिडेंट ने भी अपना ऑफिस वैकेंट कर दिया था इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। तो उस केस में ऐसा हुआ था कि पहली बार जस्टिस जो, तो जब अगर ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट भी वैकेंट कर दिया ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो फिर उस केस में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, वो प्रेसिडेंट के पोस्ट पे आ जाएंगे, ठीक है। ये इसमें एक नाम है जस्टिस एम हिदायतुल्लाह। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह एक बार प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल 65 हो गया, वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उसके बाद फिर आपको आर्टिकल 71 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसके बाद फिर आपको आर्टिकल 72, ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कि इससे जनरली क्वेश्चन आते भी है कि हाँ कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट पार्डन दे सकते हैं। तो ये है आर्टिकल 72, प्रेसिडेंट को सिर्फ और सिर्फ पावर है जब भी डेथ सेंटेंस की बात आती है, ठीक है। कुछ पावर गवर्नर के पास भी होते हैं ऐसे, जब गवर्नर के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि गवर्नर का कौन कौन सा आर्टिकल होता है जिससे कि वो रिलीफ दे सकते हैं। लेकिन जब भी डेथ सेंटेंस की हम बात करेंगे तो डेथ सेंटेंस के केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट को ही पावर है कि वो अगर चाहें तो उसे खत्म कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने काफी फेमस केस है निर्भया केस, तो उसमें आपने देखा होगा कि उनके वकील जो थे पी सिंह, तो उन्होंने बार बार प्रेसिडेंट के पास अलग अलग सबके लिए अर्जी डाली थी कि हाँ इनकी फांसी रोक दी जाए। तो डेथ सेंटेंस के केस में गवर्नर को पावर नहीं है ऐसा कुछ भी डिसीजन लेने का, ओके। उसके बाद फिर हम आते हैं आर्टिकल 72 हो गया।
उसके बाद आर्टिकल 74 अभी मैंने बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट, कि कौन सा आर्टिकल है जिसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है मीन सेंट्रल मिनिस्टर से सलाह ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 क्या है? अदर प्रोविजन एज टू मिनिस्टर्स लाइक अपॉइंटमेंट टर्म्स सैलरी ईटीसी, कि मिनिस्टर के अपॉइंटमेंट वगैरह का जो भी आर्टिकल है तो वो आर्टिकल 75 है। उसके बाद आर्टिकल 76 ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से काफी क्वेश्चन है हमारे पेपर में। शशांक जी आवाज आ रही है मेरी? हेलो, एम आई ऑडिबल? हाँ आ रही है आवाज। ओके ओके, एक्चुअली कुछ नेटवर्क का इशू था। चलिए, तो उसके बाद क्या है कि आर्टिकल 74 हो गया। हाँ, मैं कहा था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि कौन है ऐसा जो कि मतलब पार्लियामेंट का सेशन अटेंड कर सकता है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है उनको राइट है कि वो चाहे तो लोकसभा राज्यसभा किसी के भी हियरिंग में बैठ सकते हैं, वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का जो है वो आर्टिकल 76 है, ओके। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का भी मैं डिटेल में बताऊंगा जब जुडिशियल पार्ट पढ़ाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ये मैं बताऊंगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वो होते हैं जैसे कि जुडिशियरी में, जैसे कि कैसे जुडिशियरी में आपको सबसे हेड होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वैसे ही आप ये कह सकते हैं कि अगर ये पूछा जाए कि हाँ हमारे इंडियन गवर्नमेंट के सबसे सीनियर एडवोकेट कौन हुए, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये छोड़ दीजिए। आर्टिकल 77 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये ठीक है। आर्टिकल 85 तो पढ़ा ही था, सेशंस ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, ये पार्लियामेंट से रिलेटेड, प्रेसिडेंट के प्रोरोगेशन का, डिसोल्यूशन का, ये सब सेशन से रिलेटेड आर्टिकल है, आर्टिकल 85। तो खैर आर्टिकल 85 को ध्यान में रखना है। तो उसके बाद आते हैं आर्टिकल 111। आर्टिकल 111 क्या है? एसेंट टू बिल्स। आर्टिकल 111 है एसेंट टू बिल्स पास बाय द पार्लियामेंट, जो भी बिल पार्लियामेंट से पास किए जाते हैं, जो भी बिल पार्लियामेंट से पास किए जाते हैं तो उसका आर्टिकल है आर्टिकल 111। और एक मैंने बताया भी था आर्टिकल 201 जो है, आर्टिकल 201 है जो भी स्टेट गवर्नमेंट का बिल है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट का बिल है वह, और अगर गवर्नर उसको पास नहीं करता है, स्टेट गवर्नमेंट का एक तो होता है कि आर्टिकल 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर, ठीक जैसे यहाँ 111 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट पास करते हैं वैसे ही 200 के अकॉर्डिंग गवर्नर पास करते हैं। लेकिन 201 के में ये आता है कि जब गवर्नर किसी बिल को ये सोचते हैं कि हाँ प्रेसिडेंट से इस पर सलाह लेनी चाहिए, तो वो उसको अपने पास रख लेते हैं, तो वो आ जाता है आर्टिकल 201 में, ठीक है। और उस केस में भी जो मैंने अभी प्रेसिडेंट का वीटो पावर बताया, तो उस केस में भी प्रेसिडेंट जो है स्टेट के केस में भी आर्टिकल 201 में जब प्रेसिडेंट के पास कोई स्टेट का बिल भेजा जाता है तो ये चाहे तो अपना वीटो पावर यूज कर सकते हैं, ठीक जैसे ये इंडियन गवर्नमेंट के केस में यूज कर सकते हैं वैसे ही वो स्टेट लेजिस्लेचर के केस में भी अपना वीटो पावर यूज कर सकते हैं, ओके। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल 123। तो ये तो मैंने अभी बताया ही था कि हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस, कि हाँ कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस ला सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट आर्टिकल है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143 है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट। बस यही आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो इसी के साथ आज का क्लास हम खत्म करते हैं।
बाकी कल हम वाइस प्रेसिडेंट से कंटिन्यू करेंगे। और फिर मैं आपको बता दूं, जैसे जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स हैं, ये क्या सॉलिसिटर जी, हाँ, तो जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हुए या फिर आपको सीजीआई वगैरह, तो याद रहता ही आपको, जो भी हाई कोर्ट के जजेस के नाम होते हैं, जो भी लेटेस्ट चेंज हुए रहते हैं, उससे भी जनरली क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन तो वैसे आपको मिनिस्टर्स के नाम से भी आता है, लेकिन वो जनरली तब आता है जिस साल में इलेक्शन हुआ रहता है। जैसे 2019 के एग्जाम में, उस समय जस्ट गवर्नमेंट चेंज हुआ था, नई सरकार आई थी, तो उस टाइम में दो क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। एक तो चांस रहता है कि हाँ, आपको ये पूछ सकता है कि कौन से नए मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, और दूसरा एक क्वेश्चन पूछता है, वो कभी कभी पूछता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट ईयर भी पूछ देता है कि कौन से स्टेट में नंबर ऑफ एमपी कितने हैं। तो उसका भी लास्ट में डाउट सेशन के टाइम में बता दूंगा कि उसका ट्रिक कैसे कैसे करके याद रखना है, क्योंकि ऐसे तो वो काफी लंबा हो जाता है। बस यही है। बाकी आप जो भी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट होंगे जजेज के, या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूपीएससी के हेड हुए, सीबीसी के हेड हुए, तो इन सबों के नाम आप याद कर लीजिएगा। ये सब करंट अफेयर में आपको बताया ही जाएगा और प्रोवाइड भी किया जाएगा लिस्ट। बस यही है। और और किसी बाकी का कोई डाउट हो जी, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सर, डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशंस। डिफरेंस बिटवीन ओथ एंड अफर्मेशन, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तो हुआ शपथ दिलाना, और अफर्मेशन मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, उसको निश्चित करना है एक तरह से। इसका डिफरेंस मैं भी ज्यादा डिटेल में नहीं बता सकता हूँ अभी, सॉरी इसके लिए। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैन सुप्रीम कोर्ट जज ज्वाइन एनी ट्राइब्यूनल आफ्टर रिटायरमेंट? नो, अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, एक एनएचआरसी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर ट्रिब्यूनल का मैं अभी नहीं बता सकता हूँ। अदर ट्रिब्यूनल का जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि एक एनएचआरसी तो ज्वाइन कर सकते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अदर ट्रिब्यूनल का शायद वो नहीं कर सकते हैं, मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इस पे। सर, एक क्वेश्चन महाराष्ट्र, है कि हाँ सर, वही ड्यूरिंग इलेक्शंस महाराष्ट्र में आर्टिकल 356 लगा था या आर्टिकल 365? महाराष्ट्र के इलेक्शन के टाइम मैंने ज्यादा न्यूज नहीं देखा था, लेकिन अगर लगा भी होगा तो आर्टिकल 365 लगा होगा। आर्टिकल 356 नहीं लगा होगा, क्योंकि आर्टिकल 356 मैंने बताया था कि आर्टिकल 356 तब लगेगा जबकि वहां पे टोटल मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाएगा। उस केस में जाके आपको आर्टिकल 356 लगेगा। आर्टिकल 365 तब लगेगा जबकि गवर्नमेंट गिर जाएगी, जैसा कि महाराष्ट्र के केस में हुआ था कि गवर्नमेंट पता ही नहीं चल रहा था कि किसी गवर्नमेंट बन रही है। तो वहां अगर लगा भी होगा तो आर्टिकल 365 लगा होगा। ओके। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी किसी ने सर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट मांगी है तो उनको प्रोवाइड हो जाएगी अपने ग्रुप पे? हाँ हाँ, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स की लिस्ट मैं दूंगा। वो तो मैं ये क्लास नोट्स भी भेजूंगा अभी, जो मैंने जिससे पढ़ा है। और उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल तो वैसे मैंने बता भी दिया है, अगर किसी नोट चाहिए। वैसे मैं पूरा सिर्फ प्रेसिडेंट ही नहीं, बाकी जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फंडामेंटल राइट से भी, या फिर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो वो सब मैं प्रोवाइड करूंगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल। और फिर लास्ट में जैसा मैंने खुद के लिए बनाया था, वैसा मैं ट्राई करूंगा कि आप सबों को, जब पूरा क्लास इंड होने आए सारे सब्जेक्ट का, तो मैं ट्राई करूंगा कि आप सबों को मैं एक पेज में पूरा प्रोवाइड कर पाऊं, इंपॉर्टेंट कमिटीज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, सुप्रीम कोर्ट, एवरीवन, जिनसे कि ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, थैंक क्लास यू सो खत्म। मच सर। ओके, थैंक यू यस शिवांगी। सर। थैंक यू थैंक ऑल। यू सर।